डॉक्टर साहिबा, आप इसी सवाल का आप क्या जवाब देंगी? अभी जो है एजाज साहब तो कह रहे हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता, और अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो फिर आने वाला वक्त ही बताएगा क्या री अलाइंसमेंट होती है। जी, री अलाइनमेंट तो होनी है, लेकिन ये इतनी सिंपल नहीं है। एयर मार्शल साहब सही कह रहे हैं कि देखिए, रिलीजन जो है ना, वो दैट इज मोर अ डिवाइडिंग फोर्स देन अ हम्म। यूनाइटिंग फोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ये हम्म। ज्यादा डिवाइड करता है। मैं जब यूएस में थी स्टडी के लिए, तो वहां पे एक मुसाद टर्न एजेंट आए जो कि स्कॉलर बन गए थे, और उनका काम था कि वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मिडिल ईस्ट के ऊपर अपना तबादला ख्याल करें और हम्म। सबको ये बताएं कि ये ईरान सऊदी राइवलरी है। तो हम्म। आपको अंदाजा है कि ये जो राइवलरीज हैं, ये सब क्रिएट की जाती हैं कॉलोनियल पावर्स की तरफ। और जो एयर मार्शल साहब रेफर कर रहे थे अभी पोस्ट ऑटोमन पीरियड को, तो ऑटोमन को तो डिफीट कैसे किया गया था? ऑटोमन हम्म। इतने कमजोर नहीं थे। इन अरबों को अरब नेशनलिज्म पे तैयार किया गया, यस। आजादी की उम्मीद दिलाई गई, और उसके बाद ये खुद यानी इस्लाम की तारीख में जो मुसलमानों का, तुर्क अफवाज का स्लॉटर किया इन्हीं लोगों ने खाना काबा के अंदर, उनको नमाज के वक्त बुला के अंदर तो उनको शहीद किया गया। और फिर उनके साथ जो ये हुआ वो तो फिर जाहिर है होना ही था, क्योंकि ये डिवाइड हो गए। हम्म। अरब भी पूरे के पूरे कोई यू मोनोलिथिक नहीं है, ये पूरा अरब नहीं है। आप अभी देख रहे हैं कि यूएई और सऊदीया के दरमियान जो पावर पॉलिटिक्स चल रही है, वो हम्म। भी नंबर वन पोजीशन के लिए है, वो भी लीडरशिप ऑफ मिडल ईस्ट के लिए है। उनको इसराइल ने ये इस वक्त एक इंसेंटिव दिया है कि अगर आप हमारे साथ चलेंगे, और वो चल रहे हैं, और सारी तजारत और हर किस्म के ताल्लुकात उन्होंने उस्तवार कर लिए हैं, लेकिन उसका नुकसान किसको हुआ है? इस हम्म। वक्त यूएई को सबसे बड़ा डेफिसिट ये है कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उनकी उनकी जो सबसे बड़ी इनकम थी, यानी कि टूरिज्म, वो खत्म टूरिज्म हो वो गया है। खत्म हुई है। जो बिजनेस हब था जो बिजनेस हब था हम्म। वो खत्म हो गया है। जो बड़ी बड़ी हाउसिंग कॉलोनीज बन रही थी वो सब फ्लॉप हो गई हैं। जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज से वहां पे टैक्स फ्री जोन होने की वजह से हुई थी, वो सब अब हम्म। निकल के भाग रहे हैं वहां से। तो यूएई के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज्यादा डेट्रीमेंटल है। सेम इज द केस विद सऊदी अरेबिया। उसके पास ऑलरेडी लीडरशिप है, वो हम्म। मुस्लिम उम्मा का लीडर है, बाय डिफॉल्ट हैविंग कस्टोडियन ऑफ होली लैंड। लेकिन इसके बावजूद भी उसको ये पोजीशन रखना बहुत मुश्किल हो गया है। वहां उनके लोग सवाल कर रहे हैं कि तुम क्यों अमेरिका को फॉलो कर रहे हो, तुम क्यों इसराइल के इंटरेस्ट को वेरी डिफेंड कर रहे हो? इंपॉर्टेंट। देखिए, उनका हम्म। इंटरेस्ट इसमें नहीं है। तो अब आप अगर फारिस की को आप लीडरशिप नहीं देते, आप ना दें, आप अपनी लीडरशिप खुद अज्यूम कर लें ना, आप अमेरिका के तो हाथ से कैसे निकाल लें। करें, तो डॉक्टर आप साहब अपने कैसे फैसले करेंगे? अपने देखिए, उनकी उनकी इन्वेस्टमेंटें जो हैं वो या तो यूरोप के अंदर हैं या अमेरिका के अंदर हैं, और फिर अगर वो जो है खुद लीडरशिप की तरफ आएंगे तो फिर जाहिर सी बात है वो फॉलोवर जो है फॉलोवरशिप से निकल के खुद फैसले करेंगे, तो अमेरिका तो नहीं मानेगा और यूरोपियन कंट्री जो है वो नहीं मानेंगी, क्योंकि ताकत का तवाजुन जो है वो यूरोप से निकलकर मशरिक वस्ता में आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यूरोप ने अपने आप को रीअसर्ट कर लिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप मार्शल प्लान को एक्सेप्ट करके सबॉर्डिनेट हो गया अमेरिका का, हम्म। और इस बात का उन्हें बहुत कलक रहा। और आपने देखा कि 1993 में जब उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाई है, हम्म। जिसका आगाज काम का उन्होंने 1953 में किया था, तो हम्म। यूरोप ने असर्टिव फैसले लेना शुरू किए हैं। हाँ। और इस वक्त उन्होंने वो जो पूरे यूरोप ने जो डिफरेंट स्टांस लिया है अमेरिका से, दैट हम्म। इज एक्चुअली द इमर्जेंस ऑफ यूरोपियन रिवाइवल लीडरशिप, है ना? हम्म। और उसके साथ अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, तो मिडिल ईस्ट के साथ उनकी वो पोजीशन नहीं है कि वो मिडिल ईस्ट उनका सबॉर्डिनेट है। मिडिल ईस्ट ने तो खुद ब खुद अडॉप्ट कर लिया। ये जो ब्रिटेन के सारे लेगेसी थी ना कॉलोनियलिज्म की, वो सारी अमेरिका ने ले ली, हम्म। और हम ब्रिटेन ने आराम से मी टू की पॉलिसी के तहत उनको दे दी। इस हम्म। वक्त अगर जो अरब ये डिसीजन लेते हैं, तो मेरा ख्याल है यूरोप उनको खुद सपोर्ट करेगा, क्योंकि यूरोप भी इस बात से खौफजदा है कि मिडिल ईस्ट देखिए, मिडिल ईस्ट कोई दूर नहीं है ना। हम्म। मिडिल ईस्ट के और यूरोप के दरमियान सिर्फ एक मेडिटेरेनियन सी है। हम्म। इधर लिबिया है, उधर सामने इटली है, हम्म। इधर जो है वो लेबनान है, और उधर सामने फ्रांस है। तो ये कोई इतना आसान, बड़ा उनका एक अच्छा रिलेशनशिप है। तो बीच में अमेरिका की सुप्रीमेसी की वजह से यूरोप मिडिल ईस्ट से भी खौफजदा होता है। मेरा ख्याल है कि इसराइल से भी वो खौफजदा है कि इसराइल जब एक्सपेंड करना शुरू करेगा, तो तो फिर वो वो यूरोप यूरोप का को भी भी वही हाल नुकसान करेगा। नुकसान आपको पहुंचाएगा। हम्म। आपको याद है कि जो पहला प्रेसिडेंट था अमेरिका का, कैनेडी, ही वॉज असैसिनेटेड।
वो पहला और आखिरी प्रेसिडेंट था जिसने ये कहा था कि इजराइल के हक से ज्यादा इंडिजिनस लोगों का हक है और उनके हक को देखे बगैर कोई फैसला नहीं किया जा सकता। सो ही वाज असैसिनेटेड। तो इसका मतलब है कि यूरोप को खुद भी एहसास है कि अमेरिकन डोमिनेंस दुनिया के अमन के लिए कोई ज्यादा फायदेमंद नहीं है। और अब जिस तरह से यूक्रेन वॉर वही में मिस्टर ट्रंप ने किया यूरोप के साथ, तो बिल्कुल। अब अगर मिडल ईस्ट अपनी क़यादत को खुद अपने हाथ में ले लेता है, मतलब ये तो नहीं है कि वो सारा कुछ ही छोड़ देंगे, वो कमर्शियल रिलेशंस भी छोड़ देंगे, लेकिन एटलीस्ट वो अपने डिसीजन करना शुरू अपने करें। डिसीजन उन्होंने करना जो शुरू कर क्वेश्चन शुरू देंगे। किए हैं, ठीक है, ठीक है, शॉर्टली देखिए उन्होंने जो अपना डिसीजन लिया है वो भी, आप मैं इस बात को मुकम्मल कर लूं कि अभी देखिए कि मिडिल ईस्ट में ये क्वेश्चन हो रहा है कि ये जो हमारे पास अड्डे थे अमरीकी, अगर ये हमारी हिफाजत नहीं कर सके तो फिर ये क्यों है? एग्जैक्टली। तो दैट क्वेश्चन लीड गिव यू द डायरेक्शन। ठीक है।